बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। मैं हूँ मोहम्मद जुनेद अली। मैं हूँ इशाल अदनान। प्रोग्राम का आगाज करते हैं, लेकिन फातिहाना आगाज करना चाह रहे थे हम भी आज अपने बोझल दिल के साथ, लेकिन करना पड़ रहा है। बोझल दिल के साथ करना चाह रहे हैं। और जुनेद, इस बार तो बिल्कुल वो गाना नहीं चलेगा कि तुम जीतो या हारो, हमें फिर भी तुमसे प्यार है। अब ये चलेगा कि हम जहनी तौर पे तैयार हैं, तुम जीतो या हारो, क्योंकि हमें पता है कि तुमने क्या करना है। नाज़रीन, एक और बड़ा मैच, एक और बड़ी शिकस्त है, और यकीनी तौर पे जो अच्छा खेल पेश करता है वो जीत का हकदार ठहरता है। और अच्छा खेल पेश किया था भारतीय टीम ने। हमने देखा है कि जिस तरह से की परफॉर्मेंस की, और वो कोहली जिनके ऊपर कहा जा रहा था कि आपको रिटायरमेंट लेनी चाहिए, जो मैच विनिंग परफॉर्मेंस थी, जिस तरह से उन्होंने सेंचुरी की है, आखिरी बॉल के ऊपर चौका लगाया है, यकीनी तौर पे सिर्फ भारतीय नहीं बल्कि पाकिस्तानी शायकीन के दिल तो उन्होंने जीते हैं, लेकिन हमारे दिल तोड़े हैं हमारे प्लेइंग 11 है। बिल्कुल जी। और जिस तरह से तनकीद हो रही थी हमारी प्लेइंग 11 पर, अब सवाल ये उठता है कि वो तमाम प्लेयर्स कहाँ गए जिन्होंने चलना था, जिन्होंने गेम को जितवाना था, जिन्होंने ये चैंपियंस ट्रॉफी घर लेकर आनी थी, जिन पर इन्हिसार किया जा रहा था। हमारे तमाम बल्लेबाज हों या बॉलर्स हों, उन्होंने एक ही जैसी परफॉर्मेंस दी है। अच्छा, वैसे टीम स्पिरिट का मुजाहरा किया है उन्होंने, और आप किसी एक के ऊपर जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। तीनों शोबे, जिसमें बॉलिंग है, जिसमें बैटिंग है, जिसमें फील्डिंग है, सब ने पूरा हक अदा किया है इस मैच में पाकिस्तान को इबरतनाक शिकस्त दिलवाने का। तो शायकीन भी दिल बर्दाश्त है। और 19 को ये इवेंट शुरू हुआ था नाज़रीन, बड़े ही आबोताब के साथ, ढोल चनाइयों और बाजों के साथ, लेकिन 23 तारीख को आज जिस वक्त ये कल मैच हुआ है, आज 24 तारीख को बिल्कुल ऐसी कंडीशन है कि हमारी इसमें वापस आने की कोई इम्कान नहीं। बिल्कुल इवेंट से हम बाहर ही अपने आप को समझें, क्योंकि जिस तरह से हमारी टीम ने हमें दूसरे मैच में भी हमें इस तरह से शिकस्त से हम किनार करवाया है। हम 14 अरब स्टेडियम पर लगा सकते हैं, लेकिन एक टीम हम नहीं बना पाए हैं, और वो टीम जिसकी हमें ज़रूरत थी। शायद स्टेडियम के बगैर गुजारा हो सकता था, लेकिन अगर अच्छी टीम ना हो तो यही हमारे साथ होना था। जिस तरह से हमें भारतीयों ने चने चबवाए है ना, वो कहते हैं नाको चने चबवाना, मैदान के अंदर उन्होंने हमें नाको। असल में हमारे जज्बात नाज़रीन इतने भड़के हुए हैं कि इसके ऊपर हम और भी बात करेंगे, अभी हमारी तसल्ली नहीं हुई। लेकिन पहले ज़रा एक नज़र डाल लेते हैं टॉप 5 स्टोरीज पर कि आज किन किन खबरों को हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, जिसमें सबसे पहले बात होगी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की, जो कि हाई वोल्टेज टाकरा था। पाकिस्तान को भारत ने 6 विकेटों से हराकर सेमीफाइनल में अपनी रसाई पक्की कर ली है। जी हाँ, इसके बाद हम बात करेंगे खुश्क साली के बाद बारिशें। आज से मुल्क भर में बारिशों का नया स्पेल दाखिल होने का इम्कान है। ये बारिशें मुल्क में पानी के बहरान में कितनी कमी ला पाएंगी, मौसम में कितनी तब्दीली देखी जाएगी, इसके ऊपर भी होगी तफसील से बात। और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि नेतन्याहू का यू टर्न, 600 से ज़ायद फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई मौखर कर दी गई। सैकड़ों इजरायली ख़ानदान सालों अपने प्यारों की रिहाई के मुंतज़र और अब भी मुंतज़र ही रहने वाले हैं। इसके ऊपर भी तफसील से बात होगी। और फिर हम बात करेंगे कहाँ मौजू पर, और वो है हेपेटाइटिस का फैलाव। हेपेटाइटिस के फैलाव में पाकिस्तान पहले नंबर पर आ गया है। खतरे की घंटी बज चुकी है। हेपेटाइटिस जैसी खामोश वबा से कैसे बचा जाए, वजूहात क्या हैं, और पाकिस्तान ने नंबर 1 पोजीशन कैसे हासिल कर ली है, कितने लोग इससे मुतासिर हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्या क्या कोशिशें हो रही हैं इससे बचाव के लिए, इससे छुटकारे के लिए, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और फिर बात होगी आपके फेवरेट सेगमेंट की, यानी कि सितारों का अहवाल। आपका ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है, क्या फ़ैसले लेने हैं, किसके लिए क्या मुश्किलात होंगी, किसकी सेहत बिगड़ सकती है, और कौन तरोताज़ा और तवाना रहेगा, ये सारा कुछ आज प्रोग्राम का हिस्सा होगा। लेकिन आगाज़ कर लेते हैं, बड़े बड़े नाम हुए नाकाम। पाकिस्तान की जानिब से कोई बल्लेबाज खातिर ख्वाह बैटिंग ना कर सका, और दोनों ओपनर 47 के मजमूई स्कोर पर पवेलियन लौट गए। बिल्कुल ऐसे ही है। कप्तान मोहम्मद रिजवान हो, सऊद शकील हो, सबकी परफॉर्मेंस आपको एक पैकेज के अंदर हमने तैयार की है, वो दिखाते हैं। बड़ा टूर्नामेंट, बड़ा हरीफ, कौमी टीम की रही वही रीत। ना बाबर चलान, ना ही इमाम फखर जमान की जगह टीम में शामिल होने वाले इमामुल हक ने 26 गेंदों पर 10 रन बनाए। कई अरसे तक आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 रहने वाले बाबर आजम 26 गेंदों पर 23 स्कोर ही कर सके। कप्तान मोहम्मद रिजवान 46 और सऊद शकील 62 रन बनाकर आउट हो गए। कहलाए जाने वाले तैयब ताहिर ने 4 रन बनाए। खुशदिल शाह 38 रन बनाकर हर्षीद राणा की गेंद का शिकार हुए। उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी 0, नसीम शाह 14 और हारिस रऊफ ने 8 रन बनाए। भारत की जानिब से कुलदीप यादव ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। हार्दिक पांड्या 2, हर्षीद राणा, अक्षर पटेल और जडेजा ने 1-1 विकेट हासिल किया।
ये बहुत परफॉर्मेंस ही अफसोस की बात है कि हमारे पास कोई ऐसा एक भी खिलाड़ी नहीं है जो कि हमें मैच विनिंग प्लेयर हो, बिल्कुल जिसको देख के जितवाने की सलाहियत हमें जरा रखता हो। तसल्ली हो जाए कि अब ये क्रीज पर आ गया है, तो अब पाकिस्तान की नैया जो है ये मझधार से निकलेगी और पार लग जाएगी। और मैं तो कह रहा हूँ शुक्र है कि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आई। बिल्कुल जब ऐसे, ये टीम वरना हमारे- कज़ाफी स्टेडियम में जीतती, विराट कोहली की होम सेंचुरी ग्राउंड बनती, में हमें हराया तो जाता। क्या आलम होता, क्या सन्नाटा होता। तो मेरे ख्याल में ये अच्छा फैसला था उनका, लेकिन हमारा जो फैसला था, हमारी जो टीम थी वो उसने बड़ा ही मायूस किया है। रेत की दीवार साबित हुई है हमारी टीम, लेकिन जो भारतीय टीम है उसने बहुत अच्छा खेला है। इसमें कोई शक नहीं। हमने एक पैकेज उसके ऊपर भी तैयार किया है, उनकी जिस तरह की परफॉर्मेंस थी उसके ऊपर भी ये पैकेज देखते हैं पहले। तो नाज़रीन, ये थी ये ज़बरदस्त मुनाज़िर परफॉर्मेंस। और सिर्फ अगर कोहली की बात की जाए, जिनके बारे में बड़ी तनकीद हो रही थी कि जी इनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, ना सिर्फ वो अच्छे बैट्समैन हैं, अच्छे प्लेयर हैं, बल्कि अच्छे इंसान भी हैं। इसका मुजाहरा वो एक बार नहीं कई बार कर चुके हैं। बिल्कुल जी। आज कल जो मैच हमने देखा उसके दौरान जब नसीम शाह के जूते के लेसेस खुल गए, तो जिस तरह से कोहली ने खुद नीचे बैठ के उनकी मदद की और लेसेस बांधे, उससे पता चलता था कि वो कितनी बड़ा इंसान ऐसा कर स्पिरिट सकता है। हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल, और एक इंसानियत जो आपने दिखाई है। बेशक हमारी जो उनकी परफॉर्मेंस देख के हमारे दिल की धड़कनें तेज होती रही, अप डाउन होती रही, लेकिन विराट कोहली को इस बात के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत तारीफें मिल रही हैं। और यही वजह है इशाल कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। लोग दिल से चाहते हैं विराट कोहली को, उनकी बल्लेबाजी की तारीफ करते हैं, और उनका जो एक बहैसियत इंसान, ये गुड जेस्चर है, स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा उन्होंने किया है। और नसीम शाह जो कि रिवायती हरीफ की एक टीम के बॉलर हैं, वो जब बल्लेबाजी के लिए आए, खुद से उनके लेसेस बंद करना बहुत ही काबिल तारीफ। दोनों खिलाड़ी जो है, दोनों साइड के जो खिलाड़ी हैं, वो एक दूसरे से प्यार बहुत करते हैं। इनकी दोस्ती भी लाजवाल है। गो कि ये मैदान में एक दूसरे के हरीफ टीमों के तौर पर मैदान में उतरते हैं, लेकिन इसके बावजूद इनकी मोहब्बत और इनकी दोस्ती जो उसकी मिसालें दी जाती हैं, हमारे पुराने खिलाड़ियों को देखा जाए तब भी और अब के खिलाड़ियों को देखा जाए, सबकी मोहब्बत जो है वो उसी तरह से। बिल्कुल। और अपना बल्ला भी आपको याद होगा, जब दिया था बाबर आजम को विराट कोहली ने, उसको बड़ा सहा गया था। इस इकदाम के ऊपर भी बहुत तारीफें हो रही हैं, और सबसे ज़्यादा तो खुश उनकी बेगम दिखाई दे रही हैं, जिस वक्त भारत की टीम को उन्होंने जितवाया है, अपनी सेंचुरी मुकम्मल की है। सिर्फ सेंचुरी नहीं की जनाब, 14,000 रन का संगे मील भी उबर किया है विराट कोहली ने कल ही के मैच में। और फिर जो आखिरी बॉल पे चौका लगाया, अनुष्का ने प्यार और मोहब्बत से भरा हुआ ट्वीट किया, इंस्टाग्राम पे पोस्ट शेयर की, और अपनी मोहब्बत का, जज्बात का इजहार भी किया। आपको पता है जब अनुष्का शर्मा बैठी होती हैं स्टेडियम के अंदर भी, तो वो साथ ही साथ सिग्नल से एक दूसरे को चीयर कर रहे होते हैं, मैसेजेस दे रहे होते हैं, और फिर वो एक आपका हौसला बढ़ाने का एक तरीका होता है ना। तो जब आपका पार्टनर आपका हौसला बढ़ा रहा होता है, अच्छा, हमारे प्लेयर्स का हौसला कोई नहीं बढ़ाता ऐसे मौके पे। बिल्कुल ऐसे हमारे तमाशाई भी बैठे हुए हों, अच्छा उनकी बेगमात भी आई हुई होती हैं, सारे चाहने वाले भी होते हैं, दुआएं भी कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी इनके जज्बात भड़कते ही नहीं हैं। इनका कहते हैं कि कोई क्या कहते हैं, वो शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई शर्म होती है, कोई साहब जो कहते हैं, मतलब कुछ तो ख्याल हमारी करना, टीम कुछ को तो ना ख्याल शर्म आई, ना हया आई, ना हमारी लाज अच्छा, रखी ना उन्होंने, जो हमारी टीम को आई, थी उनके ऊपर, ना हमारी सिलेक्शन कमेटी को आई। बिल्कुल, सिलेक्शन कमेटी तो हमारी कस्में खाती रही कि सबसे अच्छी सिलेक्शन जो है वो अब की गई है। तमाम वो प्लेयर्स जो शामिल किए गए टीम के अंदर, वो मेरिट पर किए गए हैं। अच्छा जी, बाबर आजम जो है वो एजाज़ात तो हासिल करते चले जा रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस यही तो मसला है कि वो एजाज़ात हासिल करते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम तारीफ भी करते हैं उनको। किंग बाबर भी इसलिए कहा जाता था कि वो एक फॉर्म में नजर आए हमेशा, लेकिन मुझे उनसे ये शिकवा है, और मुझ समेत ऐसे हज़ारों लाखों शायकीन हैं जिनको ये लगता है कि वो अपनी ज़ात को, अपना रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए खेलते हैं। आप ज़रूर अपना रिकॉर्ड भी मेंटेन करें, आईसीसी के रैंकिंग में भी अच्छी पोजीशंस लीजिए, लेकिन पाकिस्तान जहां पर आता है तो सबसे पहले पाकिस्तान होना चाहिए, सबसे पहले टीम के लिए खेलें, टीम को जितवाएं। किसी एक मैच में भी आप भारत के खिलाफ टीम विनिंग प्लेयर के तौर पर सामने सारी नहीं उम्मीदें जब बाबर आजम से लगा लेते हैं हम, तो फिर हम ये भूल जाते हैं कि बाबर आजम जो है वो इस वक्त फॉर्म में नहीं है। हमारे साथ ही मौजूद हैं हमारे अहमद कुरैशी साहब मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अहमद, जिस तरह की परफॉर्मेंस है, हमने तो बहुत डिस्कशन कर ली, हमने बहुत तनकीद कर ली, आप क्या कहते हैं? क्योंकि सिलेक्शन कमेटी पर सवाल उठ रहे थे कि सिलेक्शन अच्छी नहीं हुई है, लेकिन सिलेक्शन कमेटी इस बारे में कस्में दे रही थी और हम दावा कर रही थी, वो एंड तक नहीं माने। बिल्कुल, कि ये बिल्कुल मेरिट पर हुआ है जो सिलेक्शन हुई है। आप क्या कहते हैं, ये मेरिट पर सिलेक्शन थी और हमारे प्लेयर्स में कोई एक भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है जो चल पाए? अगर सिलेक्शन कमेटी ये कहती है ना कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन मेरिट पे है, तो फिर अगर गधा अपने ऊपर लकीरें मार के कहे कि मैं ज़ेब्रा हूं, तो फिर वो भी मान लें। सिलेक्शन कमेटी की ये जस्टिफिकेशन बिल्कुल इसी की अक्कासी करती है कि गधा अपने ऊपर लकीरें मार के कहे मैं ज़ेब्रा हूं। आधे से ज्यादा पाकिस्तान को किसी रेडी वाले को
किसी छाबड़ी वाले को, किसी आम सिक्योरिटी गार्ड को, किसी भी इवन के बाइक्स और गाड़ियों के मैकेनिक के पास भी आप उसके पास चले जाएं और उससे पूछें कि ये टीम मेरिट पे थी या नहीं, तो वो भी आपको बता देगा कि ये टीम मेरिट पे नहीं थी। बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपनी इज्जत का तो जनाजा निकाला ही निकाला, पाकिस्तान का भी मुंह काला किया है अपनी परफॉर्मेंस से, और ये एक्सपेक्टेड था क्योंकि आई थिंक मेंटली तौर पे भी पाकिस्तानी हम सब इस चीज के लिए रेडी थे, क्योंकि जिस तरीके से सिलेक्शन हुई थी हमें अंदाजा था इन प्लेयर्स में से किसी में भी सबसे एतराज हो रहा था ना अहमद भाई, वो ये था कि हमारे पास प्रोफेशनल ओपनर नहीं है, दूसरा हमारे पास सीनियर या एक्सपीरियंस्ड स्पिनर नहीं है। लेकिन जो कल का मैच था उसमें तो माशाल्लाह सबने अपना हिस्सा डाला, बॉलिंग हो, बैटिंग हो या फिर फील्डिंग हो, कैचेस हम ड्रॉप कर रहे हैं, बल्लेबाज हमारा कुछ चल नहीं रहा, बॉलर्स उनको आउट नहीं कर पा रहे, तो फिर किसके ऊपर जिम्मेदारी डाली जाए? सबने अपना अपना किरदार अदा किया इसमें। तो देखिए जी, सिलेक्शन कमेटी में आपके वो लोग हैं जिनका अपना कैरियर किसी एंड पे नहीं लगा, वो लोग हैं जिनको खुद शायद क्रिकेट की टके जितनी नॉलेज नहीं है। अब आप अंदाजा लगाएं कि सिलेक्शन कमेटी में एक कोई बंदा है हसन चीमा, मैं तो उसको नहीं जानता, सुनने में आया कि वो फुटबॉल का एक शो होस्ट करता था, ना उसको क्रिकेट का पता है, ना उसका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, तो वो फिर सिलेक्शन कमेटी में क्या कर रहा है और वो इतने बड़े बड़े फैसले क्यों ले रहा है? इस तरह के नाड़ियों को जब आप गली कूचों से उठा के सिलेक्शन कमेटी में लगा देंगे तो फिर आपकी टीम तो इसी तरह की बननी है। मोहसिन नकवी साहब ने भी इस टीम को कहा जब मीडिया पे तनकीद हो रही थी कि आप अपनी जो इनकी सिलेक्शन कमेटी है कि आप अपनी जो सिलेक्शन है इसको रिव्यू कर लें। इन्होंने 1-1.5 घंटे की मीटिंग की, उस मीटिंग के बाहर आके इन्होंने कहा नहीं जी हम इसी टीम के साथ जाएंगे। यार आप एक अच्छा, अब ये जितने लोग हैं इस वक्त सिलेक्शन कमेटी में, ये जब टीवी पे बैठे होते हैं, अहमद, जब सिलेक्शन कमेटी की सिलेक्शन पे बात हो रही थी तो सबसे ज्यादा तनकीद हो रही थी उस्मान पे, फहीम अशरफ पे और खुशदिल शाह पे, लेकिन हम देख रहे हैं कि खुशदिल तो थे लेकिन दूसरे दोनों प्लेयर्स को तो मौका ही नहीं मिला खेलने का। बाकी सारे प्लेयर्स के ऊपर उतनी तनकीद नहीं हो रही थी जो नहीं चल पाए। तो क्या सारे प्लेयर्स हमारे इस तरह के हैं जो ना खेल पाए, ना चल पाए? फिर किसको टीम का हिस्सा बनाया जाता, प्लेइंग 11 में किसको शामिल किया जाता? देखिए, आपको किसने कहा था कि आप एक बनी बनाई टीम और विनिंग कॉम्बिनेशन का सत्यानाश करें? जब आपने इन प्लेयर्स को खिलाना था फिर साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया सीरीज पे खिलाते, जब वहां आप इरफान खान न्याजी को लेके गए उसने डिलीवर किया, सुफियान मुकीम ने डिलीवर किया, चलो सैम अयूब इंजर्ड था, आप उसकी जगह फखर जमान लाए, वो भी अगर इंजर्ड हो गया तो इसमें कौन सी बड़ी रॉकेट साइंस थी? आप इमाम को ले आए, अब इमाम भी नहीं चले। आपके पास एक कामरान गुलाम एक आपके पास आइडियल बैट्समैन है ओपनिंग के लिए, आप उसको और ईमान से ओपनिंग कराएं, बाबर आजम को आप 1 डाउन लेके आए, आपके अंदर इतनी सेंस नहीं है। फिर फहीम अशरफ और उस्मान खान को जब आपने खिलाना नहीं था तो आपने उसको सिलेक्ट क्यों किया? उनकी जगह आप फिर किसी प्रॉपर स्पिनर को ले जाते। आपने ये फैसले अहमद भाई किसने करने थे? ये क्या कप्तान का काम था? क्योंकि अब जो स्क्वाड 15 रुकनी ऐलान हो गया। मेरी बात कंप्लीट होने दें, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें। मेरा कहने का मकसद ये है कि देखें, उस्मान खान या फहीम अशरफ को आपने अगर नहीं खिलाया तो इट मींस आपको उन पे कॉन्फिडेंस नहीं था, आपको डर था कि अगर वो खेलेंगे तो उनकी परफॉर्मेंस इस काबिल नहीं होगी कि उनको पाकिस्तान टीम में खिलाया जाए और वो बुरी तरह से एक्सपोज होंगे, तो फिर आपने उनको रखा ही क्यों टीम में? सत्यानाश करके रख दिया आपने टीम का। वो टीम जो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा के आती है, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हरा के आती है, उससे घर में नहीं जीता जाता। आप यहाँ से स्टेडियम रेनोवेट कर रहे हैं, आप यहाँ होस्ट बने हुए हैं, डिफेंडिंग चैंपियन बने हुए हैं, अब कराते रहे स्टेडियम रेनोवेट, आपके स्टेडियम्स पे कोई और टीमें मैचेस खेलेंगी चैंपियंस ट्रॉफी के, और आप घर बैठ के टीवी पे अच्छा, कप्तानी के ऊपर क्या कहेंगे? कप्तानी के ऊपर ज्यादा बात नहीं हो रही, लेकिन जिम्मेदारी तो बहरहाल बनती है रिजवान की कि वो पहले भी बातें यही हो रही थी कि जो ग्रुपिंग है उस ग्रुपिंग के अंदर भी इन सीनियर खिलाड़ियों का बड़ा किरदार है। रिजवान क्या डिजर्व करते थे कप्तानी, जिस तरह की वो टीम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, जिस तरह से वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने प्लेइंग 11 को? देखें, रिजवान का सबसे बड़ा कसूर ये है कि रिजवान ने जो सिलेक्शन हुई उसमें हामी भरी और ऑब्वियसली रिजवान की भी इनपुट होगी, वहीं से टीम हमारी हार चुकी थी, लेट्स जस्ट एक्सेप्ट दैट। उसके बाद फिर रिजवान का जो सबसे बड़ा ब्लंडर था वो ये कि रिजवान को यही क्लैरिटी नहीं थी कि किस कॉम्बिनेशन के साथ, किन प्लेयर्स के साथ मुझे जाना चाहिए। रिजवान की अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी कोई नहीं है। अब जिन प्लेयर्स को आपके ये सेंस नहीं है, अगर एक कप्तान टॉस जीतता है और कहता है मैंने पहले बैटिंग करनी है, तो वो किस लिए कहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा हम लोग स्कोर करें और बोर्ड पे एक बड़ा टोटल लगाएं ताकि दूसरी टीम प्रेशर में आए। आपने अगर टुक टुकी करनी थी तो आप टॉस जीत के पहले बैटिंग क्यों करते हो?
फिर जब आपने टुक टुक करके इनिंग्स को लेके जा रहे हो, वो इसीलिए आप लंबा लेके जा रहे हो ना कि आखिर में स्कोर खींचेंगे। लेकिन जब आपने घटिया शॉट खेल के आउट ही होना है तो फिर इतनी टुक टुक करने का क्या फायदा है। मैं ये पहले भी कह चुका हूँ, मैं डिफरेंट चैनल्स पे बैठ के कह चुका हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगर 50 ओवर में से 25 ओवर 20 ओवर डॉट खेलेगी तो ये एक्सपेक्ट करना भूल जाएं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीतेगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी यही अप्रोच थी, यहाँ भी यही अप्रोच थी। और कप्तानी मतलब कि हमें जिस प्लेयर की टीम में जगह नहीं बनती अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, उसको हम उठा के कप्तान लगा देते हैं। मेरे ख्याल में तो अब इनको बड़े बड़े प्लेयरों के भी फैसले कर लेने चाहिए। इन प्लेयर्स को हमने 2-2.5 साल से बहुत बर्दाश्त किया है कि एशिया कप, 2 T20 वर्ल्ड कप, 3 बल्कि T20 वर्ल्ड कप, और उसके अलावा बाकी डिफरेंट हमारे जो टूर्नामेंट्स हैं वो हमारे गले पड़े हैं। तो आई थिंक इनको थोड़ा सा हमें अब तो बल्कि स्पेस ना देनी अहमद, पड़ेगी। एक चीज और हो गई है कि अवाम भी अब इस चीज के लिए तैयार नहीं है मेंटली कि तुम जीतो या हारो, हम तुमसे प्यार करते हैं। वो चाहते हैं कि अब जो परफॉर्म करेगा हम सिर्फ उसी से प्यार करते हैं, वही पाकिस्तान टीम के लिए खेलेगा, पाकिस्तान टीम के अंदर रहेगा। मोहसिन नकवी साहब भी यही कहते हुए नजर आते हैं कि अब जो खेलेगा सिर्फ वही टीम के अंदर रह पाएगा। फिर सिलेक्शन कमेटी में क्या उनका इख्तियार नहीं था, सिर्फ सिलेक्शन इख्तियार रखते थे या वही सिर्फ सिलेक्शन कर रहे थे? क्योंकि मोहसिन नकवी साहब के दोबारा से इस फैसले को रिव्यू करवाने के बाद भी फैसला वही आया, फिर उसी टीम के साथ हम मैदान में उतरे। तो हमारी टीम अगर इस तरह की नहीं थी तो फिर हमें इतने बड़े इसमें इवेंट में हिस्सा लेना ही नहीं चाहिए था। देखिए, मोहसिन नकवी साहब ने तो पहले भी बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी T20 वर्ल्ड कप के बाद कि मैं सर्जरी करूंगा, ये करूंगा। किधर गई वो सर्जरी? दूसरी बात ये कि अब मोहसिन नकवी साहब ने जब T20 वर्ल्ड कप की सिलेक्शन हुई थी, बड़ा वावेला मचा था, उस वक्त इंटरफेयर किया था। उसके बाद वो इंटरफेयर बैकफायर कर गया क्योंकि पाकिस्तान टीम बुरे तरीके से एक्सपोज हुई। अब उन्होंने ये डिसाइड किया कि पहले मैंने सिलेक्शन में इंटरफेयर किया था, वो डिसीजन बैकफायर कर गया था, अब मैं नहीं करूंगा, जो सिलेक्शन कमेटी कहेगी वही मैं करूंगा। भाई आकिब जावेद हैं, असद शफीक हैं, अजहर अली हैं, इन लोगों को अगर आप देखें ये टीवी पे बैठ के कुछ और बातें करते हैं। पता नहीं पीसीबी की टैंकी में के पानी में ऐसी क्या चीज है, जैसे ये सारे एक्स क्रिकेटर्स पीसीबी में जाते हैं, जो बातें ये टीवी पे कर रहे होते हैं उसी का उल्ट करना शुरू कर देते हैं। जो प्लेयर्स कहते हैं रिजवान को कप्तान नहीं होना चाहिए था, वो बोर्ड में जाके रिजवान को कप्तान बना देते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि मोहसिन नकवी साहब को भी ये देखना पड़ेगा कि किन लोगों के हाथ में मैंने क्रिकेट की भाग दौड़ दी हुई है, वो इस काबिल हैं या नहीं है। ये आपने तो मतलब नालायकों का टोला एक भर्ती कर लिया है। वही बात है जिनके अपने क्रिकेट के कैरियर किसी एंड पे नहीं लगे, वो यहाँ पे दूसरों को सिलेक्ट कर रहे हैं और निकाल रहे हैं और सारी टीम का सत्यानाश कर रहे हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया। अहमद कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे। 14 अरब स्टेडियम्स पे लग सकते हैं, तो मेरे ख्याल में 14 ऐसे दिमाग भी इस्तेमाल होने चाहिए थे जिससे एक अच्छी टीम निकल कर सामने आती। सब कोशिशें बेकार गईं। सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर हम इवेंट से तकरीबन बाहर हो चुके हैं और अब मेरे ख्याल में शायद दुआओं से भी काम बिल्कुल। अब अगर मगर पर हमारी तवक्कुआत जो हमने लगा ली है कि अब क्या होता है, हमारी टीम का की वापसी हो पाती है या नहीं हो पाती है। हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये इतना दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं कि मजीद इस पे बात भी नहीं हो पा रही है। एक ही चीज़ हो सकती है कि इसका बायकॉट किया जाए जब तक टीम के अंदर सुधार पैदा नहीं होता। अब आगे बढ़ते हैं जनाब, बात कर लेते हैं मारूफ गुलकारा नसीम बेगम की, जिनका यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। नवासीमा यौम पैदाइश है उनका यौम पैदाइश है। नसीम बेगम की खूबसूरत आवाज़ आज भी लोगों के कानों में रस घोल रही है। अमृतसर से ये ताल्लुक़ रखती थी। 1936 को ये पैदा हुई थी, 24 फरवरी को अमृतसर में। और गुलकारा नसीम बेगम ने मौसीकी की जो इब्तदाई तालीम थी वो क्लासिकल गुलकारा फरीदा खानम की बड़ी बहन थी मुख्तार बेगम, जिनसे हासिल की थी। और 1958 में अपने फ़नी सफ़र का उन्होंने बाकायदा आगाज़ किया। नसीम बेगम ने वैसे तो बहुत सी फिल्मों में अपनी आवाज़ से जादू जगाया, मगर फिल्म मादिर वतन के लिए गाया हुआ गीत ए राह हक के शहीदों कौमी नगमे की हैसियत इख्तियार कर गया, जो कि हमने बचपन से सुना है। तो हम ये जो मशहूर नगमा था, एक बार यादें ताज़ा करने के लिए नगमा सुनते हैं। वो गाना था जो लहू गरमाने के लिए काफ़ी था। ये नगमा सुनते ही हमारे जो जवान थे वो मुल्क कौम के लिए अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते थे। एक और गाना भी है इनका मशहूर, वो भी सुन लेते हैं। उनके फिल्मी करियर से जुड़ा हुआ गाना है। हर नगमे गाने जो कि आज भी कानों में रस घोलते हैं और नसीम बेगम को उनके चाहने वाले आज भी मिस करते हैं। बिल्कुल जी। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, आप दिल बर्दाश्ता मत होइएगा। एक ब्रेक के बाद होगी बात, क्योंकि बहुत सी अच्छी खबरें हैं। बारिशें, मौसम एक और मस्बत तब्दीली आने वाली है। बिल्कुल जी, मौसम तब्दील होने वाला है। लेकिन एक ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा। स्टे विद अस।
नाज़रीन वेलकम बैक। बहुत ही अहम मौजू है और वो ये है कि एक तो बारिशों के हवाले से नवीद सुनाई जा रही है, मौसम में मस्बत तब्दीली की उम्मीद है। महकमा मौसमियात की आज से मुल्क भर में बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई की जा रही है। बिल्कुल जी, कहा जा रहा है कि मगरबी हवाओं का सिस्टम मुल्क में दाखिल होगा, जिसकी बायस मुख्तलिफ शहरों में, सूबों में, तमाम सूबों में तकरीबन कहा जा रहा है बारिश होगी। हमारे साथ डॉक्टर सुहेल मकबूल, माहिर मौसमियाती तब्दीली मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर साहब आपको। डॉक्टर साहब, वैसे तो बहुत ही अच्छी खबर है ये पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि बारिशों का सिलसिला इस वक्त हम देख रहे हैं कि काफ़ी कम हो गया और इस बार तो बारिशें बिल्कुल हुई नहीं है। खुश्क साली का खदशा हमें दरपेश है। क्या समझते हैं इन बारिशों से पानी का जो बहरान शिद्दत इख्तियार कर रहा है उसमें कुछ कमी वाक़ई होगी? पानी एब्जॉर्ब कर पाएगी ज़मीन और फिर रिसाइकलिंग का जो अमल है वो हो पाएगा, या हम इसको स्टोर करने की कैपेसिटी रखते हैं? बहुत शुक्रिया जी, मुझे आपने दोबारा से मदऊ किया अपने शो पे। इस वक्त जो बारिशों का सिलसिला आ रहा है और जो कल से इंशाल्लाह शुरू होगा, ये एक बहुत ही खुश आयन है। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। इससे जो हम ड्राउट की तरफ मूव कर रहे थे, वो थोड़ा सा उसको ब्रेक मिलेगा। और इसमें बेसिकली जो है वो वाटर रिचार्ज होगी, लेकिन ये है कि वो एक टेम्पररी फिनोमेना होगी, क्योंकि अच्छा। हमारी वाटर रिचार्ज का बहुत बड़ा मसला है। ठीक है। जो है हम शहरों में इस्लामाबाद और लाहौर में तकरीबन 1 मीटर हमारा ग्राउंड वाटर जो है हर साल कम होता जा रहा है, जो कि काफ़ी मतलब है कि परेशान अलार्मिंग कुन हद सिचुएशन तक है। है। जी। और इसमें जो सबसे ज़रूरी बात ये है कि हम मैनेज नहीं कर पा रहे, जो जिसको हम मार कहते हैं, मैनेज्ड एक्विफर रिचार्ज, वो हम नहीं कर पा रहे। हमारी जो है जिस तरह अब मैं कराची का ले लूँ, अगर मैं सब शहरों को कवर करना चाह रहा था, कि उनकी जो है 50% कवर हो रही है जो डिमांड है। और ये जो है ये अगर हम देखें 2000 की दहाई में हमारी जो है पर कैपिटा जो अवेलेबिलिटी थी वो 3000 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा पर एनम थी। ठीक अब है। जो कि कम हो विद इन 25 ईयर्स वो 1/3 पे आ गई, बल्कि उससे भी कम आ गई, 1000 से नीचे चले गई है। जो कि हम वाटर स्ट्रेस से हम वाटर स्केर्सिटी की तरफ बहुत तेजी से जा रहे हैं। तो उसमें इशू जो है वो रिचार्ज का है, बिल्कुल रिचार्ज का है। रिचार्ज क्यों नहीं अब कम कर पा रहे? क्योंकि अगर बात की जाए आधा साल हम खुश्क साली का शिकार रहते हैं डॉक्टर साहब, और उसके बाद फिर इतना पानी आता है कि हमारे कई इलाके उसमें डूब जाते हैं। तो रिसाइकलिंग को, रिचार्ज के अमल को मौसर कैसे किया जाए फिर? देखें जी, शहरों में अब मैं आपको एग्जांपल इस्लामाबाद की देता हूँ। इधर जो है तकरीबन 100 रिचार्ज वेल हैं, जो कि शायद लोगों को ना पता हो। 100 हैं रिचार्ज वेल, लेकिन रिक्वायरमेंट जो है वो तो तकरीबन 5000 की है। यानी कि आप अच्छा। जो है आपकी एक रिचार्ज वेल जो है वो तकरीबन 12 से 15 लाख, कोई इतनी बड़ी कीमत भी नहीं है। और अगर आप पूरी जो है मुल्क में भी अगर आप रिचार्ज वेल्स लगाएं, अगर लेट्स से कि 10,000 से शुरू अगर करते हैं, तो ये कोई तकरीबन 12 से 15 बिलियन रुपीस का सारा गेम है। जबकि आप अपनी पीएसटीपी देखें तो 12 से 15 बिलियन इज दुरुस्त। नॉट मच। और तो इसमें डॉक्टर अगर साहब, आप एक तो रिचार्ज करने के लिए हमारे पास वसाइल उतने ज़्यादा नहीं है, महदूद वसाइल हैं, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इतना महंगा भी नहीं है ये सिस्टम लगाया जाना, वेल लगाया जाना, लेकिन इसके बावजूद बहुत कम तादाद में लगाए गए हैं। ज़ेर ज़मीन पानी की सतह बता रहे हैं कि 1 मीटर के हिसाब से पर साल पर ईयर जो है वो कम हो रही है, नीचे जा रही है। इसकी बेसिक वजह क्या है? और फिर हमारे दरिया भी सूखते चले जा रहे हैं, इसकी वजूहात क्या है? क्या भारत की तरफ से पानी रोका जाना इसकी वजह हो सकती है, या फिर जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं ये एक बड़ी कॉज हो सकती है, पानी का, दरियाओं का खुश्क हो जाना और ज़ेर ज़मीन पानी की सतह भी नीचे चले जाना? इसमें ये सारे फैक्टर्स जो आपने बताए ये सब कंबाइन होते हैं। आपकी जो है पानी जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से आपका जो है एरेटिक बिहेवियर है, रेनफॉल का भी और आपकी खुशहाली का भी, आपकी एक्सटेंडेड ड्राउट्स हैं, जिसकी वजह से देखें जी वाटर रिचार्ज कम हो रहा है और डिप्लेशन ज्यादा हो रही है, हम एक्सट्रैक्ट ज्यादा कर रहे हैं। ये यूजेज ये ज़्यादा है। प्रॉब्लम है।
अब बारिश यूजेज के ज्यादा पानी को है। डॉक्टर साहब किस तरह से हम रिचार्ज कर सकेंगे, सेव कर सकेंगे, इसको ज़हीरा किया जा सकता है, क्या तरीकाकार हो सकता है? क्योंकि अगर इस बार की बारिशों को भी यूटिलाइज ना किया गया तो आने वाले दिनों में खुश्क साली का हमें सामना हो सकता है। और बारिश के साथ साथ जो इस्तेमाल का पानी है, जो नहाने के लिए इस्तेमाल होता है, वजू के लिए इस्तेमाल होता है, क्या उसे भी दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सकता है डॉक्टर साहब? बिल्कुल जी, को ग्रे वाटर कहते हैं, जो आपके बेसिन्स में से, आपके वॉश बेसिन में से, किचन के बेसिन में से, आपके नहाने का, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो सारा पानी हम ज़ाया कर रहे हैं। उसकी मुझे एग्जैक्ट क्वांटिटी पता नहीं है, लेकिन उसकी जो है री यूजेज जो है वो एक कॉमन चीज़ है बाकी मुल्कों में, और हमें भी ये अपनाना पड़ेगा कि घरों में, ओवरऑल सिटीज़ में, म्यूनिसिपैलिटीज़ में, हमें जो ग्रे वाटर है उसको दो चीज़ों के लिए हमें मतलब उसको थोड़ा सा फिल्टर करना पड़ता है। कोई ज़्यादा फिल्ट्रेशन का भी वो नहीं है। सही। नॉर्मल फिल्ट्रेशन से आप उसको इरिगेशन के लिए, और आप उसको दोबारा से टॉयलेट के फ्लशिंग के लिए और बाकी चीज़ों के लिए, जिधर पानी ज़्यादा ज़ाया होता है उसमें आप इस्तेमाल, फ्रेश वाटर ज़ाया होता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल वाली ठीक। टेक्निक्स अभी, इशू ये है कि 2018 में हमारी नेशनल वाटर पॉलिसी बनी थी, और 2019 का पंजाब का भी है, जी। पॉलिसी है, लेकिन अभी इसकी जो रेगुलेशन है ना एक्सट्रैक्शन की, अभी इस पर वो काम नहीं उस है। तरह से नहीं हो पा रहा है। बहुत शुक्रिया बिल्कुल डॉक्टर नहीं। सुहेल मकबूल साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर मौसमियाती तब्दीली। वक्त है गवर्नमेंट को कुछ सबक सीखने का जंगी और बुनियादों पे इसको बिल्कुल अब काम करना होगा, वरना ज़खायर पानी के दिन ब दिन कम हो रहे हैं, और इसी पानी की तलाश में एक मिशन चांद पे भी चांद रवाना पर हुआ भी रवाना हो चुका है। जी, चांद की सतह पर पानी की तलाश के लिए गैर मामूली खलाई मिशन शुरू हो चुका है। साइंसदानों की जानिब से आइंदा चंद रोज में चांद की जानिब एक गैर मामूली मिशन भेजा जा रहा है, और इस मिशन का मकसद सिर्फ एक ही है, चांद की सतह पर मौजूद पानी का नक्शा तैयार करना है। हमारे यहाँ पे पानी खत्म होता जा रहा है और साइंसदान जो चांद पर पानी तलाश करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। और 2 साल तक ये मिशन ये काम करेगा, और इसे 27 फरवरी को फ्लोरिडा से स्पेस एक्स के फॉल्कन रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाना है। और इस मिशन का जो बुनियादी मकसद है चांद की सतह पर पानी को तलाश करना है जनाब। तो पानी तो ज़मीन पर जो मौजूद है वो भी खत्म होता जा रहा है, गायब होता जा रहा है, उसका ज़ाया किया जाना एक अच्छा बड़ी जो वजह है। जुनेद आपने देखी है, जो पिक्चर्स सैटेलाइट के थ्रू ली गई हैं उनके अंदर भी देखा जा सकता है चांद के ऊपर जगह जगह पानी मौजूद है, उसकी मौजूदगी दिखाई गई है तस्वीर के अंदर। और अब इस पानी को क्या जुनेद क्या जाएगा उसके बाद वहाँ पर? अगर पानी तलाश पे हो जाए तो क्या जिंदगी वहाँ पर भी बेसिकली मुमकिन हो पानी का पाएगी? मिल जाना ही जिंदगी की मौजूदगी का सबूत होगा, और इसी मकसद के लिए 2 साल ये मिशन कोशिश करेगा। लेकिन हमारे मसाइल और हैं, साइंसदानों के मसाइल और हैं। उम्मीद करते हैं कि कामयाब होंगे अपने मिशन में, लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी है कम अज़ कम जो पानी ज़मीन पर मौजूद है उसका देखभाल कर इस्तेमाल कीजिए, और हुकूमतों हमारी हुकूमतों को इसको रिसाइकिल सोचना होगा, कीजिए, रिचार्ज को यकीनी बनाइए। रिचार्ज को यकीनी बनाइए, बारिश के पानी को सेव कीजिए, और जो रिसाइकलिंग का के प्रोसेस है उनको यकीनी बनाइए। हम आगे बढ़ते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, बल्कि ब्रेक के बाद ब्रेक ले हाजिर होते लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन, और बात करते हैं सैकड़ों फ़लस्तीनी ख़ानदानों की जो कि अपने प्यारों की रिहाई के लिए मुंतज़र हैं और शदीद इज़्तिराब का शिकार हैं। लेकिन अब इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू ने हमास की जानिब से यू टर्न ले लिया जी उन्होंने। बिल्कुल। 6 इजरायली यरगमालियों के बाद उन्होंने 600 फ़लस्तीनियों को रिहा करना था, लेकिन ये फैसला उन्होंने मुखर कर दिया। तो इसी पर बात कर लेते हैं, हमारे मुशरिक वस्ता उमूर मंसूर जाफिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मंसूर साहब, क्या कहेंगे? ये पहली बार तो नहीं हो रहा वादा खिलाफी, ये पहली बार तो नहीं हो रहा शब खून मारना फ़लस्तीनियों के हुकूक के ऊपर। अब ये जो खुद एग्रीमेंट किया था, वादा किया था कि 6 के बदले 600 को छोड़ा जाएगा, अब उस फैसले से भी यू टर्न ले लिया नेतन्याहू ने? जी, ये तो उनकी कह मुकरने की एक ऐसी तारीख है जी जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। और ख़ास तौर पे देखिए कि एक ऐसी ताकत के जो अपने आप को अस्करी ताकत कहती है, अपने आप को बहुत बड़ा मुल्क, जमहूरी मुल्क कहती है, अब वो निहत्ते जो फ़लस्तीनी हैं, उनसे बयानिए की जंग हार रहा है। क्योंकि इस वक़्त जो सबसे बड़ा बचगाना मैं समझता हूँ दलील पेश की है नेतन्याहू ने, कि जी हमारे कैदियों की रिहाई के वक़्त जो है जी उनकी तज़लील की जा रही है। हालाँकि उन्हें बड़ी इज़्ज़त और आबरू से एक सेरेमनी के नतीजे में जो है वो हैंडओवर किया जाता है। जी। और ये एक लिहाज से इसराइल जो जंगी मैदान में तो हारा ही हारा है, ये अबलाग और बयानिए की जंग भी जो है वो हार गया है, जिसकी वजह से उनके औसान इस कदर ख़ता हो गए हैं कि अब आज जो है उनके जो डिप्टी स्पीकर हैं कनेसेट के, जो पार्लियामेंट के, उन्होंने ये बयान दिया है
कि गजा के अंदर जितने भी बालिग मर्द हैं उन सबको कत्ल कर दिया जाए। ओहो। ये कोई पहली बार इस नौइयत का मुतालबा, इस नौइयत की बात नहीं की गई। इससे पहले उनके जो वजीर स्मोट्रिच हैं वो भी फ़लस्तीनियों के कत्ल के बारे में बातें कर चुके हैं। उनके जो मजहबी पेशवा हैं वो तो अपनी तौरात के ऐसे-ऐसे मनगढ़ंत हवाले लेकर आते हैं कि जिसके नतीजे में फ़लस्तीनियों का कत्ले-आम जो है वो जायज़ करार देते हैं। तो मंसूर तो जाफर ये साहब, एक लिहाज अगर से आप इस तरह से तो फिर जंग बंदी नहीं हुई है, ये पहली ही जो शर्त थी वो ही तोड़ दी गई है। जो पहला एक उन्होंने पॉइंट रखा था कि वहाँ से अगर यरगमाली भेजे जाएंगे फ़लस्तीन की जानिब से, गज़ा की जानिब से अगर यरगमाली जाएंगे तो फिर वहाँ से भी एक के बदले में अगर खवातीन जाती हैं तो 100 के करीब जो है वो कैदी रिहा किए जाएंगे। ये तो पहली शर्त थी, वही तोड़ दी गई। तो इस वक्त तो फिर जंग बंदी सिर्फ हम देखें तो फ़लस्तीन की जानिब से हुई है, इजराइल तो अभी भी जंग जारी रखे हुए है। जी, इसमें कोई शक नहीं। एक तो हमें अपने खुद बयानियों को भी ज़रा दुरुस्त करना है कि ये जो इसराइली कैदी हैं ये यरगमाली नहीं हैं, ये जंगी कैदी हैं बुनियादी तौर पे, क्योंकि इसराइल का हर बंदा जो है वो उनकी जो हर एडल्ट है वो उनकी फ़ौज का एक हिस्सा जी है हाँ। और वो रिज़र्व फ़ौज का हिस्सा समझते हुए, और इसी वजह से ये जो 7 अक्टूबर का जो वाक़या था इसका एक जवाज़ भी है। तो अब ऐसे में इसराइल जो है रोज़ इस नौइयत की बातें इसलिए कर रहा है क्योंकि अभी 4 मार्च को अरब लीग का एक बहुत अहम इजलास होने जा रहा है जिसमें गजा की तामीर नौ और यहाँ पे जो फ्यूचर सेटअप है उसके हवाले से बहुत अहम बैठक जो है वो सजाई जानी है। और उसमें वो लोग के जो इस वक्त रियाज में एक बहुत बड़ी जो डिप्लोमेसी जारी थी खासतौर पे अरब ममालिक की, सऊदी अरब की क़यादत में, उसको एक बढ़ावा मिलना था। और खदशा इस बात का खदशा है कि ये तमाम अरब ममालिक जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की उस तजवीज़ को दीवार से दे मारेंगे कि जिसमें उन्होंने ये कहा था ठीक। कि गज़ा पर कब्ज़ा कर लिया जाए और गज़ा को एक बहुत ही कोई वाटर फ्रंट के तौर पर डेवलप करने के लिए तमाम फ़लस्तीनी जो हैं यहाँ पे बसने वाले उनको उर्दन और मिस्र में जो है वो जी आबाद कर बिल्कुल। दिया जाए। तो बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब। हमारे पास वक्त की कमी है, लेकिन ये खुलेआम जेनोसाइड है, नस्लकुशी, और इसका अब ऐलान, इस चीज़ का इजहार किया जाना नेतन्याहू की तरफ से, इजराइल की तरफ से शुरू हो चुका है। बिल्कुल, हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। बहुत सारे दीगर अहम इशू हैं जिनके ऊपर अभी भी बात होना बाकी है। स्टे विद अस। नाज़रीन, एक बार फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद, सुबह खैर, और बात हो जाए माजी की एक सुपर डुपर हिट मूवी की जिसका नाम है कुछ कुछ होता है। और शायद ही कोई ऐसा नौजवान होगा जिसने उस मूवी को ना देखा और उसे कोई पसंद बूढ़ा भी, कोई बूढ़ा शख्स भी ऐसा नहीं होगा जिसने ना देखी हो, क्योंकि वो हमारे सिर्फ बच्चे महरूम हैं आजकल के। हाँ, आज के बच्चे जो हैं उनको पुरानी मूवीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए अब आ रहा है इसका एनिमेटेड वर्जन जो है वो अब आ रहा है, जिसका इंतजार किया जा रहा था। बॉलीवुड की सुपर डुपर हिट फिल्म कुछ कुछ होता है कि जो एनिमेटेड वर्जन है उसका नाम रखा गया है कुछ ही होता है। अच्छा, ये क्या है? अरे वाह, बड़ा मजे का नाम रखा गया। और ये आप देख रहे हैं, अच्छा ये तो पपीज लग रहे हैं और डॉग्स लग रहे हैं, एनिमेटेड है। इसमें शाहरुख खान कौन है? काजोल है। ये देखिए, आप बैंड लगा हुआ देख रहे हैं आप सर के ऊपर, ये काजोल है। सही है ये। या ब्लू बैंड में जो लड़की देख रहे हैं ये काजोल है। अरे चलें जरा सुनते हैं, फिर हम गेस करते हैं कि कौन क्या था। ठीक है, नाज़रीन आप भी सुनिए। समझ तो आ गई, लेकिन माजरत के साथ मैं तो जरा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। देख रहे हैं जिस तरह से काजोल और शाहरुख खान ने इसमें सींग अड़ाए हुए एक दूसरे के साथ। वैसे इनको पपीज के साथ रिलेट करना मेरे ख्याल में थोड़ी सी नाइंसाफी होगी, लेकिन देखते हैं कि अब शायकीन मूवीज जो है अब वो इसको कितना पसंद करते हैं। अच्छा, ये सिलसिला रुका नहीं है। ये करण जौहर की पहली मूवी थी और अब नादानियाँ, जिसके अंदर सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम और उसके साथ साथ आ रही हैं खुशी कपूर, वो भी उसके अंदर कुछ झलकियाँ, कुछ रिलेट किया गया। कोशिश की गई है कि इस मूवी की झलक उसमें भी दिखाई दे। अच्छा, करण जौहर जो है वो अपनी उसी मूवी को वापस जो है वो जो छाप है उससे निकल नहीं पा रहे हैं। वो उन्होंने 2 मूवीज को तकरीबन इसके साथ जोड़ दिया है, तो हम कुछ झलकियां देखते हैं। अच्छा, ओरिजिनल होता है। खुशी कपूर बैठी हुई है, शाहरुख खान की जगह इब्राहिम खान बैठा हुआ है। तो वो जो एक पुरानी फिल्म का जो एक छाप छोड़ गए चुके हैं शाहरुख खान और काजोल, वो नहीं जा सकती हमारे दिमाग में। मेरे ख्याल में नए एक्टर्स को इंट्रोड्यूस आप करवा रहे हैं तो उनकी अपनी पहचान होनी चाहिए, कुछ नया लेकर आना चाहिए। 20 साल पुरानी मूवीज के साथ उन्हें रिलेट करके उसका नया वर्जन ले जाके मेरे ख्याल में आप उन्हें भी कंट्रोवर्शियल करते हैं और उनके अंदर की सलाहियतों को आप दबा देते हैं। अच्छा जी, शाहरुख खान की बात हो रही है तो शाहरुख खान, जिन्हें दुनिया किंग खान कहती है, सिर्फ एक अदाकार नहीं है बल्कि एक फिलोसफर भी हैं, एक तहरीक और एक लाखों ख्वाबों की ताबीर भी हैं। उनके अल्फाज कुछ खास कशिश रखते हैं, लोग जो है उनसे उम्मीद, जुस्तजू और ख्वाबों को जोड़ लेते हैं। बिल्कुल, किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर से ज़्यादा शाहरुख खान की कही हुई बात में वेटेज होती है
है, वज़न होता है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी एक मिसाल है बाहिम्मत किरदारों के लिए, वो लोग जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, अपनी पहचान, अपना नाम पैदा करना चाहते हैं। जुनैद, हम देखें शाहरुख खान की ज़िंदगी को तो उन्होंने बहुत स्ट्रगल की है, और ये उनकी किताब जो है, शाहरुख खान ने एक किताब भी लिखी है 20 Years of a Decade की, ये उनकी ज़िंदगी के ऊपर 20 सालों पर मुश्तमिल किताब है, जिसमें उनकी पूरी स्ट्रगल दिखाई गई है। जब उन्होंने फिल्मी करियर का आगाज़ किया तब से लेकर अब तक की उनकी ज़िंदगी। इस बुक के साथ हो ये रहा है कि जितने भी इसके एडिशंस आते हैं प्रिंट होके मार्केट में, तो हाथों हाथ बिक जाते हैं और फिर इनको रीस्टॉक करना पड़ता है। तो अभी भी ऐसा ही हुआ है, मुसलसल ये रीस्टॉक करने का सिलसिला जारी है। अच्छा, उन्होंने यही जो किताब लिखी है, इसके कुछ पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने बात भी की है इस किताब को लेकर। अनुपम खेर एक जो होस्ट है प्रोग्राम, हाँ बिल्कुल होस्ट करते हैं, उनके प्रोग्राम में बैठ के उन्होंने कुछ इस हवाले से डिस्कस किया, वो हम देखते हैं। ये लोगों को सीखने के लिए उसमें बहुत कुछ मिलता है, उनकी पूरी लाइफ, उनकी कहानी एक सक्सेस स्टोरी है। जुनैद, एक चीज़ जो मुझे बड़ी अजीब लगी, वो कहते हैं मैं हर दूसरे दिन दुखी हो जाता हूँ, मैं हर थोड़ी देर के बाद दुखी हो जाता हूँ। इमोशनल है ना, अदाकार वैसे भी आर्टिस्ट जरा थोड़े से हसास तबीयत के होते हैं, तो इसलिए वो जो आपके अंदर चल रहा होता है, आप अगर उसको अल्फाज का रूप दे देते हैं, उसको किताबें लिख देते हैं, तो आपके अंदर का गुबार भी निकल जाता है और कैथारसिस हो जाता है। हाँ, और लोगों को सीखने को मिलता है मिल कि क्या कुछ मैसेजेस हैं, लेसन्स हैं। अब बात कर लेते हैं नाज़रीन आगे बढ़ते हुए हेपेटाइटिस की, जिसके फैलाव में अफसोसनाक अमर यह है कि पाकिस्तान पहले नंबर पर आ चुका है, और हेपेटाइटिस सी के फैलाव को जल्द अज जल्द रोकने के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान के 2 अजला में काबिल सताइश इकदाम का आगाज़ भी किया गया। बिल्कुल जी, और इसकी ज़रूरत भी थी, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं। हमें इंडिविजुअली क्या करना चाहिए, हेपेटाइटिस से किस तरह से बचा जा सकता है। डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार, एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन, हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर सोमिया आपको। डॉक्टर साहब, क्या किया जाए, क्योंकि हेपेटाइटिस हम देख रहे हैं कि रोज़ बरोज़ बढ़ता चला जा रहा है, और ये ऐसी खामोश बीमारी है जिसका पता ही नहीं चलता आपको, और आपको आपकी बॉडी को अंदर से खोखला करती चली जा रही होती है। तो क्या किया जाए, किस तरह से बचा जा सकता है हेपेटाइटिस से, क्या अलामात हो सकती हैं इसकी? ग्लोबल कैपिटल जो है वो पाकिस्तान को कहा जा रहा है जहां तक हेपेटाइटिस का ताल्लुक है। 8.8 मिलियन केसेस थे, जो कि अब कहा जा रहा है कि 10 मिलियन केसेस को भी हमने क्रॉस कर लिया है, और हेपेटाइटिस की रफ्तार जो है वो तेजी से बढ़ रही है हमारी पॉपुलेशन में। अब ऐसा है कि हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम तो बहुत सालों से जारी है, लेकिन उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट भी हुई है, लेकिन दुनिया में अभी भी हम बहुत लैग बिहाइंड कर रहे हैं जहाँ हेपेटाइटिस अवेयरनेस की बात है। जैसे कि आपने कहा वेरी राइटली पॉइंटेड आउट कि साइलेंट डिजीज होती है, तो मरीज को कोई अलामात ही नहीं होती, सिर्फ टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है। बहुत सारे लोग जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए अपनी स्क्रीनिंग कराने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है उन्हें हेपेटाइटिस सी है। इसी तरह अगर वो किसी और मसले के लिए हॉस्पिटल में दाखिल हैं और हम उनको स्क्रीन करते हैं हॉस्पिटल में, तो पता चलता है कि उन्हें हेपेटाइटिस सी भी है साथ। तो साइलेंटली कोई इसकी अलामात नहीं होती, इसलिए लोग टेस्ट भी नहीं कराते। अब ये फैलता कैसे है, ये लोगों को पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये पता होगा तभी वो एहतियात बरत सकते हैं। तो इसका फैलने का रूट ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स है। तो सबसे ज्यादा तो इसकी प्रेवलेंस देखी जाती है। डॉक्टर साहब, यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर से आते हैं अपने मौजू की तरफ, हेपेटाइटिस सी के जो बढ़ाव है उसको किस तरह से कम किया जा सकता है। डॉक्टर सोमिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। आप बता रही थी कि वजूहात क्या हैं, पाकिस्तान किन वजूहात की बिना पे नंबर 1 हो गया पूरी दुनिया में। पानी का मसला हमने सुना है हमेशा से कि एक बड़ी वजह रहा है, फिर इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस, ब्लेड्स का इस्तेमाल, और क्या क्या वजूहात हैं इसके फैलाव की, बढ़ने की? हेपेटाइटिस है, उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कुछ हेपेटाइटिस हैं जो ओरोफीकल रूट यानी कि पानी और खाने पीने की चीजों से फैलते हैं, उनमें हेपेटाइटिस ए और ई शामिल है। लेकिन जो और ये जनरली एक्यूट जॉन्डिस के साथ प्रेजेंट करते हैं, और ये शॉर्ट टर्म इलनेस होती है जिसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते। लेकिन हेपेटाइटिस बी और सी वो खतरनाक हेपेटाइटिस की एग्जाम है जो कि ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स और सेक्सुअल रूट से फैलती हैं। तो इसमें नीडल्स की शेयरिंग के साथ, अगर अनसेफ प्रैक्टिस है कि बार्बर से आप शेव करा रहे हैं और वो ब्लेड ठीक नहीं है, या जो खवातीन या मर्द भी कान छिदवाते हैं या बॉडी पियर्सिंग करते हैं, उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज हुए हैं, या किसी ऐसी जगह से आपने इंजेक्शन लगवाया है जिसमें सिरिंज ऑलरेडी यूज थी, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहीं ऐसी जगह से हुई है जो कि स्क्रीन नहीं था, या आईवी ड्रग अब्यूजर्स में मैंने बताया। इसके अलावा ऑपरेशन सर्जरी में, और ये जो क्वैक्स जो गले में, आपने देखा होगा कि गली मोहल्लों में अनक्वालिफाइड लोग जो हैं वो बैठे होते हैं, वो प्रोसीजर्स भी कर रहे होते हैं, वो इंजेक्शंस भी लगा रहे होते हैं, और हमें उसकी सैनिटाइजेशन का कोई पता नहीं होता कि जो
इंस्ट्रूमेंट्स वो यूज कर रहे हैं, उनको उन्होंने सही तरह से स्टेरिलाइज भी किया हुआ है कि नहीं, वो डिस्पोजेबल सिरिंज भी है या वो रीयूज सिरिंज हो रही है, तो ये बहुत बड़ी वजह है हेपेटाइटिस के फैलने की। इसके अलावा माँ से बच्चे के अंदर भी, अगर माँ प्रेगनेंसी में बहुत दफा पेशेंट्स को पता चलता है कि वो हेपेटाइटिस सी का शिकार है, उन्हें कोई कंप्लेन नहीं होती, तो उससे पैदा होने वाले बच्चे में भी ये हो सकता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम एक मैस लेवल की अवेयरनेस कैंपेन बनाएं, जिसमें एक तो हम स्क्रीनिंग करें। अभी मुल्क में जैसे आपने बताया कि गिलगित बल्तिस्तान में जो प्रोग्राम शुरू किया गया है, बड़ा खुशाइंद है, क्योंकि कुछ एरियाज हैं जिनमें प्रेवलेंस बहुत हाई है। सिंध और पंजाब में थोड़े से केसेस में बेहतरी आना शुरू हुई है, लेकिन बलोचिस्तान में और गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में अभी भी प्रेवलेंस बहुत हाई है। इन केसेस के अंदर हमें अर्ली स्क्रीनिंग की जरूरत है कि हम मैस लेवल के ऊपर स्क्रीनिंग करें, और जो लोग हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हेपेटाइटिस का शिकार है, उनको अर्ली ट्रीटमेंट ऑफर किया जाए, क्योंकि हेपेटाइटिस सी फिर क्रॉनिक लिवर डिजीज में चेंज हो जाता है। थी डॉक्टर सोमिया कि हम लोगों को इसलिए पता नहीं चलता क्योंकि हम इसका बाकायदा कोई टेस्ट या स्क्रीनिंग नहीं करवाते हैं। जब आपके पास पेशेंट आता है, आप उसकी टेस्ट या स्क्रीनिंग करवाते हैं, तो पता चलता है कि उसको हेपेटाइटिस सी या बी या व्हाटएवर कोई भी हेपेटाइटिस हो चुका है किसी भी किस्म का। तो क्या हमें कोई ऐसे टेस्ट हैं जो हमें अपनी जिंदगी में कब कब करवा लेने चाहिए, कितने टाइम के बाद करवा लेने चाहिए, ताकि हमें पता चल जाए कि हमें कहीं हेपेटाइटिस तो नहीं हो गया किसी भी किस्म का? जी बिल्कुल, जो हेपेटाइटिस बी है उसकी तो वैक्सीनेशन अवेलेबल है, तो उसका जो इंसिडेंस है वो थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि बच्चों के ईपीआई प्रोग्राम के अंदर अब हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन लगती है। और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन जो है वो बड़ों में भी लग सकती है, अगर बच्चों में नहीं, बचपन में नहीं लगी हुई। सो उसकी थोड़ी सी प्रिवेंशन हमारे पास है और बहुत हद तक हम उससे बच सकते हैं। लेकिन हेपेटाइटिस सी की अभी कोई वैक्सीनेशन नहीं है, और क्योंकि ये कोई अलामात जाहिर नहीं करता, इसलिए टेस्ट से ही पता चल सकता है कि हेपेटाइटिस सी के जरासीम आपके ब्लड में है या नहीं। उसके लिए एंटी-HCV टेस्ट होता है जो एलाइजा मेथड से ब्लड में देता है। इट इज अ वेरी वेरी सिंपल टेस्ट एंड इट इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव आइदर। तो ये जरूर हमें करवा लेना चाहिए ताकि इससे कंफर्म हो जाए कि कहीं आपके जिस्म में हेपेटाइटिस सी के जरासीम है तो नहीं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं करना चाह रही थी, बहुत सारे लोगों को पता होता है कि उन्हें हेपेटाइटिस सी है, पर वो इलाज नहीं कराते कि डॉक्टर साहब ये तो कुछ भी नहीं कह रहे हैं, हमें तो कोई मसला ही नहीं है क्या? ये मसला अभी नहीं होता, लेकिन अगर आपके इर्द गिर्द किसी को हेपेटाइटिस सी है तो ये एक से दूसरे में भी फैलता है, किस तरह से आगे मुंतकिल होता है ब्लड के अलावा? मैंने बताया कि जो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स और सेक्सुअल रूट से है, और मदर से फीटस को जा सकता है। सो ये 3 रूट्स हैं, लेकिन इसमें इलाज बहुत अच्छा है और 90% से ज्यादा लोग जो है वो सेहतयाब हो जाते हैं। सिर्फ 3 महीने के लिए एक टैबलेट आपने खानी होती है। एंटीवायरल थेरेपी अवेलेबल है, गवर्नमेंट फ्री दे रही है हॉस्पिटल्स के अंदर। आपने बस जाना है और अपने आप को रजिस्टर करके दवाई 3 महीने के लिए मुसलसल खानी है, और इससे आपका वायरस जो है वो खत्म हो सकता है। और अगर वायरस खत्म नहीं होता, लॉन्ग टर्म अगर आप इस वायरस को अपने जिस्म में पालते रहते हैं, तो ये जिगर के सिरोसिस का बायस बनता है, जिगर के कैंसर का बायस बनता है। और हमारे पास मेडिकल फ्लोर पे क्योंकि मैं काम करती हूँ, क्या इसको मुकम्मल तौर पर खत्म भी किया जा सकता है? इसको जी बिल्कुल अपनी बॉडी से मुकम्मल तौर पर निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। ये एक ऐसा वायरस है जो बहुत अच्छा एंटीवायरल को रिस्पॉन्ड करता है और इसकी क्लियरेंस बहुत जल्दी हो जाती है। सो इलाज जरूर कराइए, और इसीलिए पाकिस्तान में हम हेपेटाइटिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ऐसे भी कुछ केसेस आए हैं कि एक बार हेपेटाइटिस सी खत्म हो गया और कुछ अरसे के बाद दोबारा हो गया, तो ये दोबारा होने की वजूहात क्या हो सकती हैं? कुछ बहुत रेयर केसेस होते हैं, बहुत लेस देन 5%, जिनके अंदर दोबारा वायरस जो है वो एक्टिव हो सकता है। आमतौर पे ये वो केसेस होते हैं जिनको या तो प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं किया गया, या कई दफा मरीज जो है वो इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं। सो इनको फॉलो अप भी करने की जरूरत होती है, जिसे हम सस्टेन वायरोलॉजिकल रिस्पॉन्स कहते हैं। सो डॉक्टर आपको बताते हैं कि एक दफा अगर नेगेटिव भी हो गया है तो आपने कुछ अरसे के बाद दोबारा अपना टेस्ट करा के देखना है, ताकि हम रीअश्योर हो जाएं कि ये कंप्लीटली आपकी जिस्म से चला गया। आपको 4 माह 5 माह के बाद आपको दोबारा से स्क्रीनिंग लाजमी करवा लेनी चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कहीं आप दोबारा से इससे इन्फेक्ट तो नहीं हो गए। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार हमारे साथ मौजूद थी, और इस हवाले से आगाही कैंपेन भी चलाई जा रही है हुकूमत की जानिब से। मुख्तलिफ शहरों में इसकी कैंपेन चलाई जा रही है, इलाज बिल्कुल इसका इलाज जो है वो यकीनी बनाया जा सके। अब आगे बढ़ते हैं जनाब, रुक करते हैं फिलिपाइन का, जहां पे जहानाबाद कस्बा है डेंगू के बढ़ते हुए केसेस को रोकने के लिए मच्छरों के शिकार पर नकद इनाम का ऐलान कर दिया गया। अरे बिल्कुल, जिन्होंने कहा कि आप बॉटल में बंद करके लाएं और इसके एवज आप पैसे हर 5 मच्छर लाने पर जी एक पैसे तकरीबन 2 अमेरिकी सेंट इनाम दिया जाएगा। अरे वाह, लेकिन इकदाम पर सोशल मीडिया पर काफी बातें हो रही है। अच्छा, इसको आप मच्छर को पकड़ना बहुत ही
मुश्किल काम है। अब मच्छर उन्होंने को जार के अंदर बंद किया हुआ है, जितने मच्छर जिंदा आप कैसे लाएंगे कैद उतने पैसे करेंगे? आपको मिलेंगे। अच्छा, जिंदा नहीं, जरूरी नहीं है आप मार कर भी नहीं, उसको मेरे ख्याल में जिंदा ला ही सकते लाना है हैं। आपने। उन्होंने क्या करना होगा, लैब में उन्होंने क्या ही उसको मच्छर को जमा करके करना है, लेकिन मच्छर पकड़ना जरूरी है, वो जिंदा हो या मुर्दा हो। आप छोटे छोटे बॉक्सेस में, पैकेट्स में आप पकड़ के लाते हैं। इसकी डेड बॉडी को आप लेके जाएंगे तो कहीं वो मतलब एक जगह से दूसरी जगह लगाते हुए, क्योंकि हसास सी चीज है ना मच्छर, तो आप कुछ हो उसको ना सही जाए। सलामत मुंतकिल कर सकें, क्योंकि आपने प्रूफ भी देना है। अच्छा अगर आपको जुनेद, 5 आपकी cents एक्सपर्टीज चाहिए। है इस मामले में? अगर मैं मच्छर कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए फिलिपाइन जाना पड़ेगा। अगर कोई ऐसी यहाँ पे फैसिलिटी या बेनामी रकम अपॉर्चुनिटी रख दी दी जाती जाए। है पाकिस्तान में, तो उसके लिए पाकिस्तानी हम तो आ मच्छर मच्छर मारने में बहुत बिल्कुल, मुझे इसमें लगता है कोई एक्सपर्ट हैं, और तो वो हाथ की आपको ताली से कहीं नाना मच्छर पाटेकर मार का एक डायलॉग भी याद होगा। नहीं, मुझे नहीं चलें, याद अच्छी है। बात है। मैं ब्रेक में आपको बताता हूँ। इस अनोखे इकदाम पर सोशल मीडिया पर तनकीद भी की जा रही है, लेकिन हुकाम ने इस इकदाम का दिफा करते हुए कहा जनाब कि इकदाम मकामी आबादी की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है। तो अच्छा इकदाम, हम कहते हैं कि इससे कम से कम डेंगू का खात्मा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल जी, हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। बहुत सारे अहम इश्यूज हैं जिनके ऊपर भी बात हो रहा बाकी है। स्टे विद अस। अच्छा, एक बार फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। और अभी बहुत ही अहम मौजू है, वो ये कि अपने बच्चे को स्कूल किस वक्त भेजना चाहिए, क्योंकि बाज़ वालिदैन बहुत जल्दी स्कूल में एडमिशन कराने की कोशिश करते हैं, जिसके नतीजे में बच्चे अच्छी तालीम के चक्कर में जज्बाती और नफ्सियाती तौर पर बहुत मुतासिर हो जाते हैं। और बाज़ वालिदैन ये भी करते हैं कि वो अपने बच्चों को स्कूल बहुत लेट एडमिशन करवाते हैं, जिसके बायस वो अपने एज ग्रुप के बच्चों से पीछे रह जाते हैं। तो असल में सही एज है क्या? हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल, माहिर तालीम हैं। हम इन्हीं से जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम टू शो कहेंगे। क्या कहते हैं आप, क्योंकि बड़ा कन्फ्यूजिंग ये पॉइंट है कि बच्चों की सही उम्र क्या है, कब स्कूल भेजना चाहिए? कुछ वालिदैन बहुत ही अर्ली एज में उन्हें भेज देते हैं। 3 साल का बच्चा, आप स्कूल वाले डिमांड करते हैं कि 3 साल के बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवा दिया जाए, जबकि हमारा जो वक्त था वहां पर 5 साल का बच्चा स्कूल में एडमिशन होता था। आप क्या कहते हैं, क्या सही वक्त है? डॉक्टर साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? हम कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब से गुफ्तगू करने की। डॉक्टर साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं, सवाल आपसे यही है कि वालिदैन सही उम्र का इंतखाब कैसे करें। और कहा जाता है कि जी 2.5 साल के बच्चे को स्कूल भेज देना चाहिए, तो क्या ये जुल्म होगा या फिर ये ज़रूरत है वक्त की? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं आपको इसका ना एक जनरल प्रिंसिपल बता देता हूँ। वो ये है कि 5 साल की उम्र तक बच्चों की तालीम और तरबियत एक्चुअली एकेडमिक तालीम और तरबियत नहीं होती। बच्चों को 5 साल की उम्र में जो कुछ सीखना होता है वो खेल कूद से सीखते हैं, शरारतें करने से सीखते हैं और लवेबल एक्सपीरियंस, वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस जो उनकी जिंदगी में होते हैं और फितरत के साथ जो उनका ताल्लुक जितना ज्यादा होता है और जितने लोगों से वो बहुत ज्यादा मिलते हैं, उससे उनके सीखने का अमल होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारा तालीमी निज़ाम गियर्ड है इस बात पर कि किस तरीके से बहुत सा मेमोरी के अंदर चीजें ठोंस दी जाएं, जिसकी वजह से फिर उस नंबर आए और नंबर आने की वजह से उसके हाथ में एक डिग्री हो और डिग्री की वजह से फिर उसको कोई नौकरी मिल जाए या कोई वो कारोबार कर सके। तो मैं आपसे ये पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करता हूं, स्कूल में कब भेजना है, कौन से स्कूल में भेजना है, अंग्रेजी में भेजना है या उर्दू स्कूल में भेजना है, इसका फैसला आप अपने सोशल सर्कमस्टांसिस के हिसाब से करें। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हर वो स्कूल जो बच्चे को स्ट्रेस में रखे, हर वो स्कूल जो नंबरों के चक्कर में हो और ग्रेड्स के अंदर बच्चों को डिवाइड करे और उसके हिसाब से कैटेगराइज करे कि कौन सा बच्चा सुपीरियर है, कौन सा बच्चा सुपीरियर नहीं है, और हर वो स्कूल जो मादरी जबान के अलावा किसी और जबान के ऊपर जोर दे रहा हो, ऐसे किसी स्कूल में भेजना बच्चे के लिए बहुत तो फिर डॉक्टर साहब, इस पे तो कोई भी इस क्राइटेरिया पे तो हमारा कोई भी स्कूल पूरा नहीं उतरेगा, फिर क्या करें? घर पे होम स्कूलिंग करवा। आपकी आवाज सही तरीके से नहीं आ रही। अच्छा, हम कोशिश करते हैं इसको बेहतर करने की। आप कोशिश डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर साहब, हम ये कहना चाह रहे हैं कि फिर तो कोई भी स्कूल हमारे मयार के मुताबिक नहीं है, कोई भी स्कूल फिर इस मयार पर पूरा नहीं उतरता, तो क्या किया जाए? होम स्कूलिंग करवाई जाए बच्चों को? अच्छा डॉक्टर साहब, पूछना हम ये चाह रहे हैं कि जो आपने क्राइटेरिया बताया उस पे तो लगभग हमारा कोई भी स्कूल पूरा नहीं उतरता, तो फिर क्या किया जाए? बच्चों को होम स्कूलिंग करवाई जाए, क्योंकि उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ख़ुद वालिदैन का पढ़ा लिखा होना उसके लिए भी तो कम से कम ज़रूरी है।
तो फिर हल क्या है? जी देखिए, होम स्कूलिंग एक बहुत टेक्निकल काम है। हमारे जहन में ये शायद कॉन्सेप्ट हो कि होम स्कूलिंग का मतलब ये है कि बस घर बच्चे में ही रखा जाए और वही जो स्कूल में किया जाता है उसके साथ वो यहाँ घर के अंदर किया जाए। होम स्कूलिंग इसकी निस्बत एक बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को सीखने की जरूरत है और इसका बाकायदा एक कैरिकुलम होता है। और जिन मुल्कों में फॉर्मली होम स्कूलिंग होती है वहां उन बच्चों को उसी तरीके से जैसे स्कूल में रजिस्टर कराया जाता है, वहां किसी इदारे के साथ रजिस्टर कराया जाता है और वो घर में आके ये देखते हैं कि बच्चे को का इंतजाम वैसा है कि नहीं, इतने घंटे कोई उसको देने को तैयार है कि नहीं, और जो उसको पढ़ा रहा है उसको वो सारी सिस्टम समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो लिहाजा हमारे यहाँ जब तक के पेरेंट्स बहुत ज्यादा ट्रेंड ना हो होम स्कूलिंग के बारे में, उनकी अपनी तरबियत ना हो, मेरा नहीं ख्याल कि ये फीजिबल है। तो लेकिन मुमकिन इसलिए है कि हम वो होम स्किलिंग सीख सकते हैं। तो अगर पेरेंट्स जो है, पाकिस्तान में बहुत से इदारे हैं जो इस किस्म के काम सिखाते हैं, तो होम स्कूलिंग अगर सीख लिया जाए तो इससे बेहतर तो कोई चीज और नहीं है। तो डॉक्टर साहब, अलबत्ता अगर स्कूल जाने के कुछ और जिमनी फायदे होते हैं और वो फायदे ये हैं कि बच्चा और लोगों से मिलता है और बच्चों से मिलता है, जिसकी वजह से उसके अंदर टीम डेवलपमेंट, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने का तरीका, लोगों के साथ किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, इस तरह की वो बातें इनडायरेक्टली सीखता रहता है। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि स्कूल जाने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन एजुकेशन को बच्चे के ऊपर एक जबरदस्ती की चीज के तौर पर मुसल्लत कर देना और स्कूल में भी उसके ऊपर स्ट्रेस होना और घर आए तो वालिदैन की तरफ से भी नंबरों का स्ट्रेस होना, ये बहुत डॉक्टर साहब, यकीनी तौर पर ये बच्चे को स्ट्रेस में डाले रखना, प्रेशराइज किए रखना, बच्चे की ग्रोथ पर भी असरअंदाज होता है। आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल मैं कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आप जो बात कह रहे हैं कि बच्चे को स्ट्रेस का शिकार नहीं करना चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर डॉक्टर बाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। और कम से कम 5 साल से पहले अपने बच्चे को स्कूल ना भेजिए ताकि वो ज़्यादा दबाव का शिकार ना हो। अच्छा, ये कहा जाता है कि जुनेद, जो हमारा दिमाग है, हमारे बच्चे का ब्रेन है, वो डेवलप हो रहा होता है और वो 5 साल तक अच्छे से डेवलप होता है और फिर वो अपने जो स्कूल के अंदर परफॉर्म कर पाता है ठीक से, बच्चों के साथ वो बिल्कुल निखर कर सामने आती हैं और वो उस तरह से फिर ही अपने एजुकेशन सिस्टम को समझ पाता है। तो इससे पहले बच्चों को स्कूल में नहीं भेजना चाहिए। हम वालिदैन के तौर पर अपनी जान छुड़वाने के लिए भी खास तौर पर बच्चों को स्कूल भेज देते हैं। नर्सरी से पहले प्ले ग्रुप का भी उन्होंने कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया है, जिससे आप वो चाहते हैं कि पैदा होते साथ ही बच्चों को आप स्कूल भेजें। बिल्कुल जी। तो यहाँ पर हमें मोहतात अंदाज में सोचने की ज़रूरत है, मोहतात अंदाज में हमें खेलने की ज़रूरत है। यहाँ पर हम लेंगे एक ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि आपके सितारे क्या कहते हैं। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदेद कहते हैं। और प्रोग्राम का हमारा जो लास्ट सेगमेंट होता है मंडे का, आपको पता है कि वो यही होता है कि आपके सितारे क्या कहते हैं। हमारे साथ अंसा शाह मौजूद है, माहिर इल्म नजूम। तो अंसा से ही जानते हैं। अंसा शाह, बताइएगा कि ये हफ्ता क्या कहता है, किस सितारे के लिए ये हफ्ता अच्छा साबित होगा और किस सितारे गर्दिश में रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और पहला जो स्टार है वो एरीज से शुरू करते हैं, हुमल। और आने वाला जो हफ्ता है, ये हफ्ता जो है हमिड की एनर्जी है एरीज वालों के लिए। तो ये हफ्ता थोड़ा स्लो रहेगा, एक्टिविटीज इतनी मुझे नजर नहीं आ रहे। जो आपने प्लान्स बनाए थे वो आप धीरे धीरे जो है इम्प्लीमेंट करेंगे, उनके लिए जो है वक्त निकालेंगे और काम करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मामला थोड़े डिले भी हो सकते हैं, जैसे आपके फाइनेंसेस डिले हो सकते हैं, जॉब के मामला आपके डिले हो सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होना है लेकिन डिले हो सकता है। इसी तरह शादी के मामला भी एरीज वालों के लिए इस हफ्ते मामला बस स्लो चलेंगे, डिले रहेंगे। टॉरस की बात करते हैं। टॉरस गुड सोर के लिए स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो यहाँ पे टॉरस वालों के लिए भी उनके जो भी मामलात हैं, उनके जो काम हैं, उनकी जो एक्टिविटीज हैं, उनमें जो है थोड़ी सी रुकावट होगी। लेकिन स्ट्रेंथ का कार्ड है कि आप अपनी एक्शन से, अपने कोशिश से उस चीज को अपनी कामयाबी तक जा सकते हैं। जो एग्जाम की कामयाबी हो सकती है या फिर
जो है जॉब की कामयाबी हो सकती है, कोई ट्रैवल करना है तो अचानक से कोई रुकावट आ गई, पैसे कहीं से मिलने हैं तो रुकावट आ गई, सेहत के हवाले से भी थोड़ी बहुत मुश्किलात हो सकती है, कमजोरी आपको फील हो सकती है, सर में दर्द, चक्कर भी आपको फील हो सकती है, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारेंगे और अपनी विल पावर से अपने मामलात को लेकर चलेंगे। फिर जेमिनी की बात करते हैं, चैरियट का कार्ड है। जेमिनी वालों के लिए एक तो ट्रैवल बहुत अच्छा रहेगा, ये हफ्ता उनका काफी ट्रैवलिंग की तरफ रहेगा रुझान, और उसके साथ जो है अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, चैलेंजिंग ये वीक रहेगा जेमिनी वालों के लिए। उसमें रिलेशनशिप में चैलेंजेस हो सकते हैं, मैरिड लाइफ में चैलेंजेस हो सकते हैं, लव लाइफ में, करियर में, जॉब में, फाइनेंशियल कुछ चैलेंजेस भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल कांस्टेंट रहे और मुस्तकिल मिजाजी रखी तो फिर आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। कैंसर के लिए बात करते हैं, बुर्सुल्तान के लिए लवर्स का कार्ड है, तो कैंसेरियंस के लिए शादी का टाइम बहुत अच्छा लग रहा है, कोई आपकी लाइफ में आ सकता है, किसी के साथ दोस्ती हो सकती है, तो ये हफ्ता बहुत रोमांटिक रहेगा। मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी नजर आ रही है, कुछ प्रपोजल्स आपके आ सकते हैं। इसी तरह जॉब के हवाले से भी कुछ ऑप्शंस, कुछ चॉइसेस आपके पास आ सकते हैं। फिर लियो की बात करते हैं, लियो वालों के लिए हेरोफेंट का कार्ड है, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। अब ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, किसी प्रोजेक्ट का कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कोई फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। इसके अलावा शादी का भी मुझे सिचुएशन लियो वालों के लिए फेवरेबल नजर आ रही है, तो शादी के रिश्ते में भी बन सकते हैं। फिर वर्गो की बात करते हैं, वर्गो बुरसुमला, यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स, कोई गुड न्यूज आने वाली है। काफी वर्गो खवातीन अब प्रेग्नेंट हो सकती हैं, कंसीविंग के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं। फिर नौकरी के हवाले से भी जो है कोई गुड न्यूज मिल सकती है, कहीं आपने इंटरव्यू दिया है तो आपको जॉब मिल जाएगी, इंटरव्यू कॉल आ सकता है, फाइनेंशियली कोई गुड न्यूज आ सकती है, कोई आपको सरप्राइज मिल सकता है। फिर बात करते हैं लिब्रा की, और एम्प्रेस का कार्ड है, तो यहाँ पे फिर लिब्रा वाली फीमेल्स जो हैं वो भी प्रेगनेंसी का काफी अच्छे चांसेस हैं। फिर मैरिड लाइफ बहुत अच्छी नजर आ रही है, जो भी प्रॉब्लम्स थी, कॉन्फ्लिक्ट्स थे, लड़ाई थे, झगड़े थे, वो दूर हो जाएंगे, आपस में रियूनियन हो जाएगा। फिर बिजनेस वाइज जो लोग बिजनेस कारोबार करते हैं उनके लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, ग्रोथ रहेगी, प्रोग्रेस करेगा और इनकम में भी इजाफा हो सकता है, कहीं से प्रॉफिट आपको हो सकता है। स्कॉर्पियो की बात करते हैं, बुर्ज अकरब की, स्कॉर्पियो वाले हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, तो थोड़ा सा अनसर्टन रहेंगे स्कॉर्पियंस और कंफ्यूज रहेंगे, फैसला लेने में उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन उनके लिए जो जबरदस्त गाइडेंस है स्कॉर्पियो के लिए कि अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, अपनी गट फीलिंग को फॉलो करें। मशवरे आप 10 लोगों से करें, लेकिन आपने करना वही है जो आपका इंट्यूशन कह रहा है। फिर यहाँ पर सेजिटेरियस के लिए जो कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड है, तो सेजिटेरियस इस हफ्ते बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, मल्टीपल काम कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग नजर आ रहे हैं। फिर अब ये वक्त सेजिटेरियस का है कि अपनी स्किल्स को एनहांस करें, अपनी स्किल्स से फायदा उठाएं, जो भी आपकी स्किल्स हैं। कैप्रिकॉन की बात करते हैं, फूल की एनर्जी है, तो कैप्रिकॉन वाले कुछ न्यू बिगिनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, कोई नया काम, कोई नया स्टार्ट, कोई नई लाइफ में आते हुए नजर आ रहे हैं, कोई नया रिलेशनशिप बन सकता है, शादी के बहुत अच्छे। हमारे पास जस्ट 30 सेकंड्स हैं। किंग ऑफ पेंटिकल एक्वेरियस वालों के लिए फाइनेंशियली कोई प्रॉफिट हो सकता है, पैसा आ रहा है एक्वेरियस के पास। फिर यहाँ पर पाइसेस वालों के पास भी पैसा आएगा, इनकम उनकी बढ़ेगी, कोई कहीं से प्रॉफिट मिल सकता है, कोई प्रपोजल भी पाइसेस का आ सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया उनसा शाह, आप हमारे साथ मौजूद थी और इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम भी खत्म हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आप इससे कोई रहनुमाई लेंगे। हमारी मुलाकात होगी आपसे कल। अल्लाह हाफिज।